अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीचिंग विद काइजन। इस चैनल के ऊपर एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है जिसकी आज पहली वीडियो है। पाकिस्तानी टैक्सेशन सिस्टम के अंदर डिफरेंट लॉज हैं जिसमें सेल्स टैक्स का एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसी तरह कस्टम्स का अलहदा से एक्ट है और फेडरल एक्साइज भी है, उसका भी एक्ट है और इनके डिफरेंट रूल्स भी हैं। आज जो अब पहली वीडियो है जो इसकी पूरी एक सीरीज आगे बनेगी वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उसके ऊपर एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। अब इसमें इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ के अंदर जाएं कि सेल्स टैक्स एक्ट पाकिस्तान का पढ़ें और उसको समझें, टैक्सेशन क्या है, टैक्स क्या है, इसमें इनडायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव इन नेचर है। ये कुछ चीज़ें पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब टैक्सेशन बेसिकली हुकूमत किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर जो मॉडर्न इकोनॉमी का सिस्टम है उसमें मेजर जो रेवेन्यू का सोर्स है किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू कलेक्शन होती है वाया टैक्सेशन। वो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकती है टैक्स और इनडायरेक्ट भी कर सकती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि इसमें ये फैक्टर आ जाता है कि हुकूमतों के ऊपर शायद उतना ट्रस्ट लोगों को यहाँ पे नहीं है, और शायद टैक्सेशन उस तरह से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो फंड्स इकट्ठे होते हैं टैक्स की मद में, वो उस तरह से लगते भी नहीं है। मतलब ये एक जनरल, यानी जो लोगों की या आवाम की राय होती है कि जी टैक्स देंगे तो वो पता नहीं कहाँ जाएगा, और लगता भी नहीं है। और वो डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आप देखा ही है आपने, अस्पतालों का जो सिस्टम होता है जिस तरह का, और सड़कों का जो निज़ाम है, और सारे बाकी फैसिलिटीज़ पानी की और डिफरेंट। तो लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा कह लें कि ट्रस्ट होता है अपनी हुकूमत पे कि हाँ टैक्स देंगे तो इन रिटर्न कुछ मिलेगा भी, साफ पानी मिलेगा, हेल्थ कवरेज मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा मिलेगा, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेगी हुकूमत। डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो रिलाई करती हैं ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, जिसपे आवाम को पता भी नहीं चलता कि वो टैक्स दे रहे हैं। इवन के एक आम से आम जो शायद सताई गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, उसको पता भी नहीं है कि वो उसने टैक्स दे दिया। वो कोई भी उसने एक चीज़ खरीदी, एक बिस्किट का पैकेट भी अगर वो खरीदेगा तो उस पर भी टैक्स दे दिया उसने। अच्छा, अब ये हम थोड़ा आगे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स, अगर पाकिस्तान में मैं मिसाल दूँ ना, तो डायरेक्ट टैक्स की अगर मिसाल देनी तो इनकम टैक्स जो है वो, इनकम टैक्स वो डायरेक्ट नेचर का है, यानी डायरेक्ट नेचर का है, यानी प्रोग्रेसिव है। और जो सेल्स टैक्स है जो कि आज हमें शुरू भी करना है पढ़ना है, तो वो इनडायरेक्ट है।
वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है पाकिस्तान में। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप मुझे माजरत करता हूँ मैं। अ, वो इनडायरेक्ट नेचर। अच्छा, अब इसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल भी देता हूँ कि प्रोग्रेसिव कैसे होता है और रिग्रेसिव कैसे। और ये नाइंसाफ़ी पर मबनी क्यों है ये रिग्रेसिव वाला जो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट है। ये नाइंसाफ़ी इसमें कैसे होती है कि अमीर जो बल्कि जितना ज़्यादा अमीर होगा वो उतना कम टैक्स देगा, लेकिन जो इतना गरीब होगा जिसकी जितनी इनकम कम होगी वो उतना ही ज़्यादा टैक्स दे रहा होगा। इसकी एक मिसाल भी देता हूँ, लेकिन पहले ज़रा डायरेक्ट टैक्स पे बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे मिसाल के तौर पे स्लैब बना लेते हैं। सपोज कि जैसे पाकिस्तान के अंदर 6 लाख तक तो टैक्स एग्जेम्प्ट है इनकम पे ना, टैक्स नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह स्लैब्स बनी हुई हैं। 6 लाख एक से लेके फिर आगे 12 लाख तक जो लोग कमाते हैं एनुअल, उनको उनको जो है 1% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, 6 लाख से 12 लाख के दरमियान होगा तो वो इसकी कैलकुलेशन का तरीका भी वो भी हम आगे जब टैक्स इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया। अब जिस तरह ही स्लैब 12 लाख एक से 22 लाख है, तो ये हो जाएगा टैक्स, यानी उसको 6,000 रुपये उसको देना है फिक्स रुपीज़। 6,000 उसको फिक्स देना है प्लस 11% भी उसने देना है। 11% किस पे देना है? जो टैक्स 12 लाख से ऊपर होगा ना, यानी ये 6 तो उसने देना ही देना है, फिक्स है ये। और 11% उस पे होगा जो इस 12 लाख से ऊपर होगा, यानी सपोज उसकी 13 लाख एनुअल इनकम है, तो 6 तो उसने देना ही देना है। फिर उस 13 लाख में से पहले 6 लाख माइनस करेंगे, वो वाला जो 6 लाख तक तो नहीं है ना, उसका वो 6 लाख माइनस करेंगे। अब बाकी जो बचा उसके ऊपर 11% अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो इस 6,000 और जो 11% आएगा, जो भी अमाउंट आएगी वो दोनों को ऐड करके उसको टैक्स देना होगा। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर फिर हम 22 लाख उस पॉइंट पे मैं आता हूँ, 22 लाख एक से लेके फिर आगे 32 लाख तक इसकी स्लैब है। तो इसी तरह ही फिर वो आई थिंक रुपीज़ 1,16,000 उसमें देना होता है प्लस 23%। अब ये देखें, 6 लाख तक तो उसने टैक्स नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम 6 लाख से 12 लाख पे गई तो उसने 1% टैक्स दिया। लेकिन जब 12 से 22 पे आया तब वो उसने 6,000 भी दिया प्लस 11% भी दिया। और फिर जब 22 से 32 की रेंज में आया तो वो एक 16 भी दे रहा है और 27% टैक्स भी दे रहा है, जो एक्सीडिंग 22 है, 22 लाख से ऊपर जो होगा उसके ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी इनकम ऊपर जा रही है, यानी बढ़ रही है, तो टैक्स की परसेंटेज भी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, टैक्स परसेंटेज भी बढ़ रही है साथ साथ। अच्छा, तो ये है इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट टैक्स, जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर है, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स की परसेंटेज भी बढ़ेगी, जो कि फिर भी कुछ सेंस बनाता है कि हाँ, अगर बंदा ज़्यादा कमा रहा है तो फिर टैक्स भी ज़्यादा देगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है? सपोज, अच्छा, पाकिस्तान में जैसे सेल्स टैक्स का रेट है, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट जो है वो 18% है। अच्छा, अब सपोज कि एक बंदा है, उसने
खरीदा ये कोई भी यानी चीज़ खरीदी जिस पे 18% टैक्स उसने पे किया। सपोज कि उसने एक शैम्पू की बोतल ली, वो 400 रुपये की थी, ठीक है। तो उस 400 रुपये के ऊपर उसने 0.18% जो है वो टैक्स पे किया। दोनों ने खरीदा, यानी एक आदमी जो है ना, वो उसकी अच्छी इनकम है, यानी मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए वाला, और बी, यानी ए जो आदमी है ना, इसकी इनकम अच्छी है और बी वाले की थोड़ी इससे कम है। तो 400 का अगर हम 18% लें तो वो कितना निकलता है? 400 का 18%, 400 इंटू, तो वो 72 रुपीज़ बनते हैं जो कि उन्होंने टैक्स पे किया। तो टोटल बेसिक जो उन्होंने कितना पे किया था? 472। वो ये एक फर्जी सी वैल्यू है, और मुझे नहीं पता कि कितने का आता है वो शैम्पू या जो भी उसने प्रोडक्ट खरीदी है। तो अब उसने 72 रुपीज़ तक टैक्स पे किया है। ये 72 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और ये न्यूमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ उस बंदे की इनकम। सपोज कि वो ये फर्जी ले लेते हैं कि वो 1000 रुपया कमाता है, ठीक है। जबकि जो दूसरा बंदा है वो भी 72 रुपये टैक्स उसने भी दिया है। सेल्स टैक्स स्टैंडर्ड है ना, हर किसी ने पे करना है। तो उसकी जो इनकम है ना, वो 500 है। तो अब निकाल लेते हैं कि किसको जो है वो ज़्यादा, 72 डिवाइडेड बाय 1000 इसने पे किया इंटू 100, 7.2% अपनी इनकम का, ठीक है। और 72 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, और इसने पे किया 14.4% अपनी इनकम का। अच्छा चले इसी को एक मैं मिसाल एक और कर लेते हैं, सी की भी। उसने भी 72 रुपये पे किए, उसकी इनकम थी 200 रुपये। 72 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 36% इस बंदे ने टैक्स पे किया। 36%, इमेजिन। यानी आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, अगर ऊपर से देख लें या नीचे से देख लें, ऊपर से अगर देखें तो अगर इनकम ज़्यादा है तो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, जो कि नाइंसाफ़ी ज़्यादती में मबनी है। इनकम कम होती जा रही है, टैक्स की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। तो इसलिए इसको रिग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। ये रिग्रेसिव टैक्सेशन है, नाइंसाफ़ी पे मबनी है। और हुकूमतें लगाती हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट टैक्सेशन में इकट्ठा करना थोड़ा कह लें कि एफर्ट लगती है, रिसोर्स लगता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, एक पॉलिसी लगती है, और हिकमत अमली लगती है। तो इतनी सारी चीज़ें जब उनको करनी पड़ेगी तो वो इकट्ठा करते हैं। ऐसा नहीं कि उधर से इकट्ठा नहीं होता, इनकम टैक्स से भी होता है। लेकिन वहाँ भी उनको एक बड़ा आसान सा हल मिला हुआ है कि सैलरी क्लास को रगड़ दो पकड़ के। अच्छा, तो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो टैक्स पेयर है, जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का रेवेन्यू दे रहे हैं, वो सैलरी क्लास है, क्योंकि उनका तो एट सोर्स कट जाता है। सैलरी देने से पहले ही एम्प्लॉयर उसकी टैक्स काट लेता है, तो वो सबसे ईजी है। अब इसमें अब आपके सामने है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है प्रोग्रेसिव है। इनकम जितनी ज़्यादा होगी टैक्स उतना ज़्यादा परसेंटेज लगेगा, जो कि फिर भी सेंस बनाता है कि हाँ यार, टैक्स ज़्यादा कमा रहा है बंदा तो टैक्स भी ज़्यादा देगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, लोगों को एक तो पता ही नहीं है को टैक्स दे रहे हैं। यार एक बिल्कुल ले मैन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उससे चीज़ खरीद के ले आया, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि MRP और प्लस ST जो लिखा होता है उसको भी कहाँ पे जाके देखना और कैसे पढ़ना। वो बस लिया चीज़, खरीद ली और इस्तेमाल कर ली। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था टैक्सेशन का, कि हुकूमत का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और टैक्स से इकट्ठा होता है ये जो मॉडर्न इकोनॉमी।
और काफ़ी वैसे मॉडर्न इकोनॉमी भी है, और इवन के जो हिस्ट्री में भी इसके रिकॉर्ड्स मिले हैं कि टैक्सेशन इकट्ठे करते थे वो भी। वहाँ पे ज़ाहिर है टैक्सेशन के इकट्ठे करने का ज़रा पैटर्न डिफरेंट था। अब तो करेंसी चल गई है तो पैसों में इकट्ठा करते हैं, उस वक्त कमोडिटीज़ में करते होंगे। तो ये काफ़ी पुराना है टैक्स का जो सिस्टम है। इससे वो हुकूमतें अपना रेवेन्यू जनरेट करके तो निज़ाम चलाती हैं। तो इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हम आज के जो टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा हमने आज शुरू करना है, सेल्स टैक्स एक्ट। अच्छा, अब ये सेल्स टैक्स एक्ट का जो नाम है वो ये 1990 में ये अमेंड किया गया था। बेसिकली ओरिजिनली ये 1953 का, सॉरी 1951 का एक्ट नंबर 3 है, जिसको अमेंड किया गया है एक्ट नंबर 7 से 1990 के अंदर, 1990 में। और हर साल इसमें अमेंडमेंट्स होती हैं। जैसे अभी 30 जून 2025 को लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है, क्योंकि अभी आगे जुलाई आ रहा है, 30 जून 2026 आ रहा है। तो उसकी जब आएगी तो फिर कुछ दिन के बाद वो नया अमेंड करके तो दोबारा इसको नया पीडीएफ में अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे। अच्छा, इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फाइनेंस एक्ट 2025, फाइनेंस एक्ट क्या होता है बेसिकली, ये असेंबली में जो बिल पेश करते हैं हर साल, बजट जिसको कहते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की जाती हैं। तो जो इस साल 2025 के बजट में अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई थी, वो कह रहे हैं कि वो रेड में शो की गई है, जो कि यहाँ इस सेल्स टैक्स एक्ट को जिसने मुतासर किया, तो वो रेड के अंदर जो है ना शो की गई है। अब इसके कुछ कंटेंट्स हैं, ये तो मैं ऑब्वियसली डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, फर्दर उसके अंदर हेडिंग्स बना के। अच्छा, ये जो है इसको चैप्टर 1 की ये हेडिंग, ठीक है, यहाँ और दूसरा इस पे ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है, ये सेक्शंस हैं। इसलिए हम जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, सेक्शन 3, 3A, 3AA, 3 ट्रिपल ए, ये क्यों ऐसे करते हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसने इतने सारे ये चेंजिंग्स की थी, एक ए लगाया, फिर डबल ए, फिर ट्रिपल ए पे देखा। अच्छा, इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे तो सेक्शन जाएंगे, चैप्टर 3 आ गया, उसकी ये हेडिंग है रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 4, 5, इस तरह आगे चलते जाएंगे तो अगर मैं 77 इसके टोटल सेक्शन है, ऑब्वियसली 77 नहीं होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि बीच में कुछ ओमिट कर दिए जाते हैं और कुछ न्यू ऐड करते हैं। आप फिर जब किसी भी लॉ के अंदर आप जब देखेंगे ना, तो स्केड्यूल्स भी दिए होते हैं कि वो चीज़ें जो कि टेक्स्ट के अंदर वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तो वो फिर नीचे अलहदा से स्केड्यूल्स टेबल्स की सूरत में दे देते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट के अंदर थोड़ा बुरा सा लगेगा कि बीच में ही वैसे एक एक्सेप्शन के साथ, एक एक्सेप्शन भी है, वो जो पेनल्टीज है ना वो बीच में दी हुई है। लेकिन उसके अलावा जो स्केड्यूल्स हैं वो डिटेल में फिर फर्दर अलहदा ही कर देते हैं, और उससे थोड़ा लॉ को पढ़ना भी जो है ना अच्छा, यानी ईजी रहता है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अच्छा, अब स्केड्यूल्स अलग से दे दिए हैं। अब ये स्केड्यूल्स क्या हैं बेसिकली, ये ऊपर जो सेक्शंस आएंगे ना, उनके अंदर ही ये चीज़ें वो सेक्शन रेफर कर रही हैं इन स्केड्यूल्स की तरफ। जैसे मिसाल के तौर पे थर्ड स्केड्यूल है, ये ऊपर एक सेक्शन आएगा, उसके अंदर इसको बताया गया कि जो थर्ड स्केड्यूल के अंदर जो आइटम्स आएंगी तो उस पर इस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। फिफ्थ स्केड्यूल, ये जिसके आगे मिट लिखा हुआ है, ये इन्होंने किसी फाइनेंस एक्ट के अंदर निकाल दिया। इसी तरह सिक्स स्केड्यूल है, ये मिट वाले नहीं है। एट्थ है, 13, टोटल जो है इसके सेल्स टैक्स एक्ट की 13 स्केड्यूल्स हैं। वो स्केड्यूल क्या है, वो फर्दर डिटेल है, उसमें रेट्स दिए हो सकते हैं टैक्स के, उसमें एग्जम्पशन दी हो सकती है कि किन किन चीज़ों पे एग्जम्पशन है, उन पे गुड्स बताई हो सकती है कि थर्ड स्केड्यूल में जो गुड्स आती हैं वो कौन सी है। अच्छा, तो ये उसका पहला पेज है। कंटेंट्स मैंने नहीं पढ़े, वो आप देख लीजिएगा इसको। कंटेंट्स वही बेसिकली आगे चीज़ें आनी है सारी। तो सेल्स टैक्स एक्ट ये जैसे पहले ही डिस्कस हुआ है कि
ये पहले 1951 का एक्ट नंबर 3 था, लेकिन फिर इसको अमेंड करके एक्ट 7 जो, अब ये नंबरिंग क्यों की जाती है कि जिस तरतीब में ये असेंबली में पेश होते हैं उस साल में, तो ये 7वां एक्ट पेश हुआ था 1990 के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द लेवाई ऑफ अ टैक्स ऑन द सेल, इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो ये गुड्स के ऊपर टैक्स है, ठीक है। अब ये मैंने इसको नीचे अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, ये गुड्स को डील करता है। यानी जो आपके अगर माइंड में आ रहा है कि सर्विसेज को क्या कौन सा लॉ डील करता है, तो उसके लिए अलहदा से हर सूबे के अंदर जो 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारी जो जुरिस्डिक्शंस थी वो ज़ाहिर है चेंज हुई, और जिस तरह से उनको अलाउ किया गया कि अब सर्विस का टैक्स जो है वो सूबे खुद इकट्ठा करेंगे। तो पंजाब में उन्होंने अपना एक एक्ट बना लिया है, और सिंध और बलूचिस्तान और केपीके हर जगह पे अपना अपना एक एक्ट मौजूद है, वो सर्विस के हवाले से गुड्स को फेडरली देख रहा है। तो ये स्पेसिफिकली गुड्स के लिए सेल्स टैक्स एक्ट है 1990। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। फेडरल में भी सर्विसेज है वो, लेकिन उसका एक्ट अलहदा से है। वो आईसीटी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 2001 जो है वो अलहदा है। अच्छा, तो इसके आ जाते हैं कि जी चैप्टर नंबर 1 पे। कि पाकिस्तान में जितने भी आपको मोस्टली एक्ट्स या ऑर्डिनेंसेस मिलेंगे, उनका जो स्टार्ट होता है ना, वो हमेशा सेक्शन 1 उनका यही होता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यानी शुरू में वो आपको बताते हैं कि इसको किस नाम से पुकारना है। अब उसका शॉर्ट टाइटल क्या है? सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ये इस नाम से इसको पुकारा जाएगा। ये तो हो गया सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये सेक्शन है, सेक्शन। और उसके अंदर फर्दर जो दिया होगा 1 2 3, या फिर 1 के अंदर भी आगे ABCD से आती है वो जो क्लोजेज होते हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जब ऐसे आप पढ़ेंगे तो ये है जी सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, या कुछ लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में भी पढ़ते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, सॉरी सब सेक्शन 2 सेक्शन 1 of section 1, it extends to the whole of Pakistan। यानी पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। ये गुड्स वाला जो है ना, ये नहीं कि पंजाब में सिर्फ होगा या सिंध में होगा, ये पूरे पाकिस्तान में है। वो सर्विसेज वाला है जो हर सूबे का अलग अलग एक्ट है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल है। फिर सबसेक्शन 3 सेक्शन 1 का, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट। और देख, और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। इसके अंदर जो भी टैक्स इकट्ठा होगा वो वफाक हो जाएगा। वो बाद में फिर एक प्रोसेस है कि वो शेयर सूबों को कैसे जाता है, वो एक अलग चीज़ है। एज द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। ये ऑफिशियल गजट क्या है, इस पे भी बात करेंगे आपको आगे चल के। अच्छा, वो कहता है उस डेट को ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा जिसपे जो ऑफिशियल गजट के अंदर हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी। वैसे ये इम्प्लीमेंट इसकी जो डेट है ना, वो यहाँ पे लिखी होगी कहीं पे कि एग्जैक्टली किस दिन ये हुआ था। चले वो नेट पे सर्च कर लेते हैं। अच्छा, डेफिनेशंस का सेक्शन 2 आ गया। अब इसका थोड़ा सा ना डिफरेंट है तरीका पढ़ने का। डेफिनेशंस इन दिस एक्ट, अब डेफिनेशन दी क्यों है उसने? क्योंकि ये चीज़ें आगे ना लॉ में बार बार रिपीट होनी है। तो उसने अभी से ही वो टर्म्स आपको शुरू में ही बता दिए कि जब एक्टिव टैक्स पेयर आएगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो वो ये सारे पॉइंट्स बता दिए। एपलेट ट्राइब्यूनल का क्या मतलब है, एरियर्स क्या होंगे, AOP क्या है, एसोसिएट्स ऑफ क्या है, बैंकिंग कंपनी बोर्ड, इसी तरह बहुत सारे नीचे। इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका मैंने बताया था डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसको हम क्लोज पढ़ते हैं। ये सेक्शन तो 2 है,
in this act unless there is anything repugnant in the subject or context. तो पहला ये जो वन है अबेटर, इसको सब सेक्शन ही पढ़ेंगे, बल्कि इसको हम क्लॉज पढ़ते हैं कि जी क्योंकि आप नीचे भी देखेंगे ना, 1A 1B 2A 3, इसको सब सेक्शन ही पढ़ेंगे। ये क्लॉजेज हैं इसके डेफिनेशंस के अंदर। और फिर जो इसमें फर्दर जो ये जैसे ए आ रहा है लिखा हुआ है, ये सब क्लोज पढ़ेंगे उसे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए अबेटर, ये अभी इन्होंने रेड किया हुआ है, जैसे भी हमने शुरू में पढ़ा था कि रेड का क्या मतलब होगा कि जो अभी फाइनेंस एक्ट 2025 जो लास्ट बजट आया था उसमें जो चेंजेस आई थी वो रेड में इन्होंने हाईलाइट की, यानी ये अभी ऐड किया गया। नीचे ये लिखा भी हुआ है देखें, अगर आप देख रहे हैं छोटा सा 8 लिखा है, तो इस 8 का मतलब है कि इस लाइन के नीचे जो चीज़ें ओमिट कर देते हैं या ऐड करते हैं वो इस लाइन के नीचे लिखते हैं, ये जो लाइन है। ठीक है, अब इस 8 का नंबर आप यहाँ पे जाके देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या कहता है, क्लोज वन, देखिए ना क्लोज पढ़ रहा है उसको, क्लोज वन सब्सटीट्यूटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2025। तो यहाँ पे कोई और मतलब पहले नंबर पे जो था उसको नीचे कर दिया उसकी नंबरिंग, और उसकी जगह पे ये डाल दिया। एक्टिव टैक्स पेयर कहलाने के लिए कुछ शराइत है, अगर तो वो मतलब इन किसी भी कैटेगरी, जो कि इस किसी भी कैटेगरी अंदर फॉल है ना करता, तो वो एक्टिव कहलाएगा। क्या मतलब, वो ब्लैक लिस्ट नहीं है, ये उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं हुई सेक्शन 21 के अंदर। ठीक है, वो इज ब्लैक लिस्टेड हो रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21। तो अगर वो बंदा इसमें फॉल नहीं ना करता तो फिर वो एक्टिव है। वो सस्पेंड क्यों होता है, ब्लैक लिस्ट क्यों होता है, कि उसने अपनी जो पिछली 3 रिटर्न है मुसलसल वो जमा ही नहीं कराई, तो एफबीआर उसको ब्लैक लिस्ट कर सकता है। अच्छा, वो क्या कहता है, फेल टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 26, सेक्शन 26 ये रिटर्न का ही है, बाय ड्यू डेट फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, अगर वो 2 इकट्ठे टैक्स पीरियड, यानी फॉर एग्जांपल अभी मई है, तो मई और जून का दोनों का इकट्ठा ही नहीं करवाता तो जुलाई में जाके उसको इनएक्टिव कर देगा एफबीआर। एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि अथॉरिटी है पाकिस्तान में इस इन सारे इनकम टैक्स को और सेल्स टैक्स को, जो गुड्स के ऊपर है, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। अच्छा, फिर वो और कौन हो सकता है जो कि फेल हो जाता है, किसी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता सेक्शन 114 के अंदर, या वेल्थ जो और स्टेटमेंट जो है 115 या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो जमा नहीं करवाता, जो ड्यू डेट है जमा करवाने की उसमें जमा नहीं कराता। इंडिविजुअल की तो जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की डेट होती है वो 30 सितंबर होती है, जिसको वो एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक भी ले जाते हैं, और जो कंपनीज की होती है वो 31 दिसंबर तक होती है। अच्छा, तो वो अगर नहीं करवाता इन डेट्स के अंदर, तो तब भी उसको इनएक्टिव कर देते हैं। फिर और किसको इनएक्टिव करते हैं, जो कि क्वार्टरली एक 165 की स्टेटमेंट जमा होती है, किसी को क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट कहते हैं, तो वो भी नहीं करवाता। या अगर एनुअल 1657 और 1656, तो ये अगर नहीं वो करवाता तब भी उसको इनएक्टिव कर देगा एफबीआर का सिस्टम। वो आईआरएस IRIS सिस्टम जो है वो ये एफबीआर का सिस्टम है, जो कि इसको पोर्टल भी लोग कहते हैं, एफबीआर पोर्टल। ये हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है, तो वहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल कर सके, अपनी चीज़ें वगैरह डाटा हर चीज़ें वहाँ मैनेज कर सकता है वो टैक्स से रिलेटेड। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एपलेट ट्राइब्यूनल, इसका मतलब बेसिकली जिस तरह आप कह लें कि कोई अदालत होती है बाहर, हाई कोर्ट वगैरह बाकी अदालतें, तो उसी तरह का इसका जो है लेकिन ये इसका जो इसको जो बनाया गया वो फेडरल एफबीआर का ही, यानी इसी इसको पावर्स इसी इन्हीं एक्ट से मिलती है, सेल्स टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। तो आते तो ये एफबीआर के अंडर ही है, लेकिन इनकी हैसियत आज़ाद होती है, यानी इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते वो, क्योंकि जिस तरह अदालत है,
उसको अगर इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो इंसाफ नहीं कर पाएगी। इसी तरह एपलेट ट्राइब्यूनल को जो है वो इंडिपेंडेंट रखा गया, इवन कि जो इसके कमिश्नर हैं वो भी अलग हैं, और बाकी जो दूसरे कमिश्नर हैं इनलैंड रेवेन्यू, वो इसके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अगर फॉर एग्जांपल एज ए टैक्स पेयर आप ग्रीव्ड हैं, आपको कोई आप खुश नहीं है और उनके टैक्सेशन गलत आपको लगता है अप्लाई की गई है, केसेस हैं अदालतों में ऐसे जिसमें रिवर्स हुए ऑर्डर्स एफबीआर के कमिश्नर्स के, तो टैक्स पेयर को लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाके ये अंडर सेक्शन 130 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसका क्या मतलब है, ये इसका वही मतलब है जो सेक्शन 130 हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जब पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो इसका मतलब है वही यहाँ पे भी मतलब है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होगा। तो वही मैंने बता दी, यहाँ पे अपील की जाती है अपीलेट ट्राइब्यूनल, यानी यहाँ अपील की जा सकती है अगर आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, टैक्स सही नहीं काटा गया। अभी आज मैं एक पढ़ रहा था एक केस कि जिसके अंदर वो उसने अदालत ने टैक्स पेयर के हक में फैसला दिया कि जो फार्मास्यूटिकल के अंदर 1% सेल्स टैक्स है, वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है, यानी फर्दर उसने कोई टैक्स नहीं पे करना। तो वो केस जीत गया, टैक्स पेयर केस जीता है। यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो ये कमिश्नर वगैरह होंगे वो 1% के बाद भी चार्ज कर रहे होंगे, लेकिन अदालत ने कह दिया कि नहीं, 1% फुल फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, तो वो केस जीता। इसी तरह हाई कोर्ट नहीं, जो पाकिस्तान की जो नई अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट बना है, आईनी अदालत, उसने अभी 7 ही डिसमिस कर दिए, यानी एब इनिशियो खत्म कर दिया कि शुरू से सही नहीं है, ना ना इंसाफी फॉर्म अपनी है, डीम्ड इनकम 7 ही। तो ये इस तरह कोर्ट से या अपने ट्राइब्यूनल से टैक्स पेयर को रिलीफ मिल सकता है। इसी तरह अब इसमें मैं ऐसे करूँगा कि सारे तो नहीं पढ़ सकता मैं, आप, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। तो जो हमसे ज़्यादा रेलेवेंट है कुछ, वो आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा कि अप्रोप्रिएट ऑफिसर क्या होता है, एरियर्स वगैरह, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम करते हैं फोकस, क्योंकि ये इस तरह अगर हम सारे पढ़ेंगे तो फिर वो एक दो लेक्चर्स तो खाली डेफिनेशंस के ऊपर ही चले जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं इसको अंडर 1 आवर ही रखना चाहता हूँ। बेसिकली रखना है तो मैं अंडर 30 मिनट्स रखना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं जो देख रहे हैं ये वीडियो, वो फिर लोग जो है ना अपना वो फोकस खो देते हैं, यानी बोर होने लगते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो। इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।